Hello aspirants, welcome to Study Smart IAS PCS. Today we are going to deal with the part third of our Polity PT 365 series. हमारे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ये फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर लोकल गवर्नमेंट वाले टॉपिक से। इस टॉपिक में जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सारे एज सच कोई करंट अफेयर्स के टॉपिक नहीं है, ये आपके स्टैटिक के टॉपिक हैं, मगर आपको इन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस तब पता चलेगी जब आप PYQs देखोगे। रिसेंट ईयर्स में इन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हो गई, एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, ये सब करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं यूपीएससी में। इसलिए विजन IAS की PT 365 मैगजीन में इन टॉपिक्स को किसी न किसी बहाने से न्यूज़ में इनकलकेट करके आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला टॉपिक है इंटरनल इमरजेंसी के बारे में। ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 50th ईयर हुआ है जो इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975 को, उसको तो 50 साल पूरे हो गए उस इमरजेंसी को, इसलिए ये न्यूज़ में है। बहुत से एडिटोरियल्स छपे, ये सही था गलत था, जिस चीज़ के बारे में कि ये डार्केस्ट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, इन सब को लेके काफ़ी आर्टिकल्स आए थे। तो इसके बारे में हमें इसके थ्रू चलिए इसी बहाने से हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम ना सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे बल्कि जो 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज़ हैं उनको एक बार समराइज्ड वर्जन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन तीनों इमरजेंसीज़ के बारे में आपको पता होने चाहिए वो फटाफट से यहीं पे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। नेशनल इमरजेंसी के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? आर्टिकल 352 पता होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 358 और 359 क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को कैसे प्रोक्लेमेशन इशू किया जाता है वो पता होना चाहिए, और कैसे रिवोक की जाती है वो पता होना चाहिए, कब तक कंटिन्यू रहनी चाहिए ये इमरजेंसी वो पता होना चाहिए। तो चलो ये सब एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत अगर देश में एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर वॉर, ठीक है, एंड आर्म्ड रिबेलियन इन तीनों में से कोई सिचुएशन है तो फिर रिटर्न एडवाइस देगा कैबिनेट किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, रिटर्न एडवाइस ऑफ कैबिनेट टू प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को देगा कैबिनेट रिटर्न एडवाइस, ताकि कि आप इमरजेंसी लगा दो देश में। ठीक है, कैबिनेट क्या देगा? रिटर्न एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को। ये मैंडेटरी है, रिटर्न एडवाइस के बिना इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। कैबिनेट के रिटर्न एडवाइस के बिना नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। 3 क्राइटेरिया क्या है? एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन और वॉर। ठीक है, ये तीन क्राइटेरियाज हैं। ओके, अच्छा अब देखो, ये जो नेशनल इमरजेंसी लगती है 352 के तहत, इसको अप्रूव करना होता है पार्लियामेंट से। ठीक है, अप्रूव किससे करना होता है? पार्लियामेंट से, यानी बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से। कितने ड्यूरेशन में? विद इन 1 मंथ ऑफ इशुएंस। इसको जब आप इशू करते हो इस इमरजेंसी को, उसके 1 मंथ के अंदर इसको स्पेशल मेजॉरिटी से, याद रखना, स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेज से अप्रूव करवाना होगा। ठीक है, ये तरीका है इसको अप्रूव करने का। ठीक है, अच्छा क्या ये 352 का कोई मैक्सिमम टेन्योर है कि इतने टाइम तक ये लगी रह सकती है? ठीक है, तो नहीं, इसके लिए कोई मैक्सिमम टेन्योर मेंशन नहीं है कि 1 साल तक ये लगा सकते हो आप। ठीक है, 2 साल तक ये लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार इमरजेंसी लग गई तो आपको हर 6 महीने पे इसको अप्रूव करवाना होगा। ठीक है, हर 6 महीने पे अप्रूव करवाना होगा स्पेशल मेजॉरिटी से। ठीक है, पार्लियामेंट से हर 6 महीने से स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव करवाते करवाते कितने भी सालों तक ये इमरजेंसी कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, अच्छा इसके रिवोकेशन का क्या तरीका है? इसको हटाना है तो क्या तरीका है? ठीक है, हटाने का तरीका यही है कि 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, ये क्या देंगे? नोटिस देंगे किसको? स्पीकर को देंगे या फिर प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, नोटिस देंगे तो स्पीकर क्या करेगा? 14 डेज़ के अंदर लोकसभा का सेशन हेल्ड करेगा। ठीक है, 14 डेज़ के अंदर स्पीकर लोकसभा का सेशन हेल्ड करेंगे और सिंपल मेजॉरिटी से इस इमरजेंसी को रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट चाहे तो डायरेक्ट प्रोक्लेमेशन से भी रिवोक कर सकते हैं इस इमरजेंसी को। तो ये हो गया हमारा रिवोकेशन का तरीका। तो याद रखना, रिवोकेशन के लिए सिर्फ लोकसभा के अप्रूवल की ज़रूरत है, लेकिन इसको लगाने के लिए बोथ हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी से। ठीक है, रिवोकेशन के लिए लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से हो गया, लेकिन जब लगानी थी, इशू करना था, तो क्या था? बोथ हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से। ठीक है, और रिवोकेशन के लिए सिंपल मेजॉरिटी से हो गया। तो ये चीज़ें याद रखना, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, अच्छा इसमें आर्टिकल 358 का क्या सीन है? देखो, आर्टिकल जो 358 है उसमें ये कहा गया है जब भी नेशनल इमरजेंसी है देश में, ठीक है, जब भी नेशनल इमरजेंसी है देश में, और नेशनल इमरजेंसी अगर एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर की वजह से है, या वॉर की वजह से लगी है, इन दोनों रीजन से अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है देश में, तो फिर क्या होगा?
आर्टिकल 19 जो आपका है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। ये चीज़ कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 358 में, कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर के बेसिस पे, तो फिर आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 359 में क्या कहा गया है? किसमें? आर्टिकल 359 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 59 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो बाकी किसी भी फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को रोक सकते हैं, ठीक है। और आप उनके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को रोक दिया गया है, ठीक है। याद रखना, 359 में प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को रोक रहे हैं, सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 तो सस्पेंड हुआ पड़ा है 358 के तहत, लेकिन जो बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके इन्फोर्समेंट को रोकने की बात कर रहा है आर्टिकल 359, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। आर्टिकल 20 एंड 21 का इन्फोर्समेंट आप नहीं रोक सकते। अगर आप ये रोकोगे तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, कि प्रेसिडेंट ने हमारा आर्टिकल 20 और 21 भी रोक दिया। तो ये 359 है। तो आई होप आपको 358 और 359 का डिफरेंस भी पता चल गया होगा। तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में जो एक रिलेटेड केस इंपॉर्टेंट है वो है मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि नेशनल इमरजेंसी को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, मतलब जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी कोई आपसे पूछे कितनी बार लगाई है देश में अब तक, तो 3 टाइम्स अब तक लगाई गई है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। एक बार 1962 में सबसे पहले जब इंडो चाइना वॉर चल रहा था तब, ठीक है। और दूसरी बार कब लगाई गई? 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान वाला वार चल रहा था। और तीसरी बार 1975 में, फेमस वाली जिसकी 50th एनिवर्सरी मना रहे हैं, ठीक है। सॉरी, एनिवर्सरी नहीं मना रहे हैं, एक्चुअली ये डार्केस्ट टाइम था हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का, तो 50 ईयर्स जिसको पूरे हुए हैं, ओके। तो ये तीन बार लगाई गई है, ठीक है, ये इमरजेंसी। तो इसको इस तरह से याद रखना। नेशनल इमरजेंसी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल के कौन से आर्टिकल होता है? 356 प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। इसके बारे में देखो क्या क्या पता होना चाहिए आपको। 356 पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और 365 क्या होता है ये पता होना चाहिए। 355 क्या होता है आर्टिकल ये पता होना चाहिए, ठीक है। और वही कैसे इसको प्रोक्लेम किया जाता है, कैसे इसको रिवोक किया जाता है, और कितने ड्यूरेशन के लिए ये की जाती है, ठीक है। हर इमरजेंसी के बारे में देखो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो चलो इसमें चलते हैं अब 356। अब देखो 356 में क्या होता है, कैसे लगाया जाता है प्रेसिडेंट रूल। अच्छा, इसको प्रेसिडेंट रूल के अलावा क्या बोलते हैं इस वाली इमरजेंसी को? इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी ही बोलते हैं। अगर पेपर में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लिखा आ जाए तो मतलब 356 की बात हो रही है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट रूल के लिए इमरजेंसी वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो याद रखना कि 356 इसमें देखो सबसे पहले क्या होगा, कैसे ये स्टार्ट होती है। इसको अब प्रेसिडेंट ने मान लो कह दिया कि प्रेसिडेंट रूल लग गया किसी स्टेट में, ठीक है। तो इसको अप्रूव करना होता है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। बोथ हाउसेस ऑफ, किसी स्टेट में इमरजेंसी लगानी है तो बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूव करवाओगे आप, ठीक है, विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, विद इन 2 मंथ्स बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। याद है लोग नेशनल इमरजेंसी में क्या हो रहा था? 1 मंथ बाई स्पेशल मेजोरिटी, लेकिन प्रेसिडेंट रूल में क्या हो रहा है? 2 मंथ बाई सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। ये सब डिफरेंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर इसको रिवोक करना है 356 को, मान लो आपको 356 को रिवोक करना है तो क्या करोगे? इसका रिवोकेशन बहुत सिंपल है। 356 का रिवोकेशन बहुत सिंपल है। प्रेसिडेंट किसी भी टाइम जब उसका मन करे रिवोक कर सकते हैं, डायरेक्ट डिक्लेयर करके, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर, कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है इसके रिवोकेशन के लिए, ओके। अच्छा, इसका जो 356 का मैक्सिमम टेन्योर क्या है, कब तक चल सकती है? देखो इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन दी गई है 1 ईयर की, 1 ईयर तक हो सकती है। और वर्स्ट केस सिनेरियोज में ये मैक्सिमम 3 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। यानी कि 2 मोर ईयर एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। क्यों, किन केसेस में हो सकता है एक्सटेंशन इसका 1 साल से 3 साल तक? देखो जब दो कंडीशंस है, या तो इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि हमारे पास इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का कुछ रीजंस हैं, नहीं करवा पाएंगे अभी इलेक्शन हम, ठीक है। या तो इलेक्शन कमीशन यह बोल दे, या फिर ऐसा हो कि ये बोल दे कि किसी पार्ट में देश के नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, इसलिए अभी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो ये 2 रीजंस की वजह से आपका ये प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड हो सकता है स्टेट्स में, ठीक है, 3 साल तक के लिए मैक्सिमम। उसके बाद तो इसको हटाना ही पड़ेगा। अच्छा, इसको जो है इस इमरजेंसी को भी, जैसे लोकसभा वाली थी ना कि हर 6 नेशनल इमरजेंसी थी जैसे कि हर 6 महीने पे उसको क्या करना पड़ रहा था, एक्सटेंशन देना पड़ रहा था, वैसे ही ये प्रेसिडेंट रूल को भी हर 6 मंथ्स में क्या करना पड़ेगा,
रिपीटेड अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का, ठीक है, रिपीटेड अप्रूवल हर 6 मंथ में इसको रिपीटेडली अप्रूव करवाना पड़ेगा कॉन्टिन्यूएशन के लिए। तो ये चीज़ें आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, 356 के बारे में। अच्छा, ये जो 356 का प्रेसिडेंट रूल लगा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स की पावर पे एक तरह से कैप्चर कर रही है, तो ये चीज़ कहाँ से आती है, कौन पावर देता है पार्लियामेंट को इतनी? तो पार्लियामेंट में देखो दो चीज़ है, इसमें दो चीज़ है। आर्टिकल 365 एक तो है, आर्टिकल 365 को क्या बोलते हैं, रोड टू 356। आर्टिकल 365 बोलते हैं रोड टू 356, मतलब ये रास्ता है। 365 क्या है, 356 तक जाने का रास्ता है, रोड है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई स्टेट फेल होता है, ठीक है, इफ़ स्टेट फेल्स, ठीक है, अगर कोई स्टेट फेल होता है टू कंप्लाई विद डायरेक्शन ऑफ सेंटर, ठीक है, किसी स्टेट का अगर किसी सेंटर के डायरेक्शंस को मानने से मना कर देता है, तो फिर प्रेसिडेंट ये एज्यूम कर सकते हैं कि स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ठीक है, स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तो 365 में ये कहा गया है, ठीक है। और 355 में ये कहा गया है, 355 में ये कहा गया है कि सेंटर को एक तरह से गार्जियन बना दिया गया है स्टेट, ठीक है, सेंटर इज़ गार्जियन ऑफ स्टेट, सेंटर को गार्जियन बनाया गया है 355 में। कैसे? इसमें ये कहा गया है कि ये यूनियन की ड्यूटी है, ये यूनियन की ड्यूटी है, ठीक है, यूनियन की क्या ड्यूटी है, टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट, टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट फ्रॉम इंटरनल एग्रेशन। ये किसकी ड्यूटी है, सेंटर की ड्यूटी है, टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट फ्रॉम इंटरनल एग्रेशन एंड इंश्योर कि ये जो स्टेट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रन करें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रन करें ये स्टेट। ये कौन कह रहा है, आर्टिकल 355 की यूनियन की ड्यूटी है। पहली तो ड्यूटी ये है कि हर स्टेट को प्रोटेक्ट करो इंटरनल एग्रेशन से, और दूसरी ये है इंश्योर करो कि ये जो स्टेट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही रन करे, ठीक है। अगर ऐसा ना करे तो फिर 365 में पावर है कि प्रेसिडेंट एज्यूम कर सकता है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रन नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर स्टेट कोई भी डायरेक्शन यूनियन के मानने से मना करता है। तो आई होप आपको 365 और 355 समझ आ गया होगा, और इसके तहत 356 के इमरजेंसी लग जाती है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक है। 356 में लिखा हुआ है कब लगेगा प्रेसिडेंट रूल, व्हेन, देखा, व्हेन स्टेट इज नॉट रनिंग इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट रन नहीं कर रहा है तो फिर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, ठीक है। और ये पावर कहाँ से मिल रही है इसको, 365 से। 365 में प्रेसिडेंट कब मान रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉलो हो रहा है स्टेट में, जब स्टेट के डायरेक्शन सेंटर के डायरेक्शन मानने से मना कर देना है स्टेट, तब, ठीक है। तो 365 इज रोड टू 356। तो इस तरह से आपको ये प्रेसिडेंट रूल वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ आ गया होगा। लास्ट बात करते हैं 360 की, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की, ठीक है, 360 की। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है, व्हेन क्रेडिट ऑफ इंडिया और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया और एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड, ठीक है, तब लगती है क्या, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ओके। अच्छा, क्या आज तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, नहीं, आज तक कभी नहीं इम्पोज हुई है, कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की नौबत अभी तक नहीं आई है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है, सेंटर जो है सभी स्टेट्स को डायरेक्ट करता है, आप अपने अपने मनी बिल्स जो है ना, आपके मनी बिल्स को क्या करिए, प्रेसिडेंट के पास दे दीजिए, रिजर्व कर लेंगे प्रेसिडेंट उन बिल्स को, जितने मनी बिल आपने पास करवाए हैं उन सभी मनी बिल को प्रेसिडेंट के पास दे दीजिए, रिजर्व रहेगा, अंडर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ओके। अच्छा, इसमें यह भी है कि प्रेसिडेंट जो है कि सबकी सैलरीज वगैरह स्टेट्स में रिड्यूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सैलरी वगैरह रिड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज ही क्यों ना हो, ठीक है, याद रखना, इसमें ऐसे स्टेटमेंट बहुत देता है यूपीएससी। तो प्रेसिडेंट, ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही है इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी और अलाउंसेस को भी रिड्यूस करने का प्रोविजन है, ठीक है। तो ये हो गई आर्टिकल 360 की बात। अच्छा, आर्टिकल 360 अप्रूव कैसे होती है, वही पहले प्रोक्लेमेशन होगा प्रेसिडेंट का, और बाद में 2 मंथ्स के अंदर इसको दोनों हाउसेस से अप्रूव करवाना है बाई सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू अप्रूव हो जाती है, ठीक है। और इसके लिए भी कोई मैक्सिमम पीरियड जो है नहीं मेंशन किया गया है, कितने टाइम तक रह सकती है, ठीक है, बस वही कि रिपीटेडली इसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा, ओके। तो ये सब हो गया प्रेसिडेंट इसके फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो आई होप ये इमरजेंसी वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। 352, 356, 360 तीनों हमने देख लिया फटाफट, ठीक है। बाकी इसमें देखिए यही सब लिखा हुआ है कि 352 से 360 तक पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी से डील करता है, और ये कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं ना, आर्टिकल 359 में मैंने आपको बताया, वो चीज़ वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने अडॉप्ट की है, ठीक है। और देखिए
ये इसका पर्पस क्या होता है? अक्सर इसका पर्पस बोलते हैं सेफ गार्ड सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। ओके, प्रोक्लेमेशन का मैंने आपको अप्रूवल का बता दिया कैसे होता है, 1 मंथ के अंदर। ये सब देख लेना, सेम चीज़ें लिखी हुई जो मैंने आपको बताई हैं। ओके, बाकी रिटर्न अप्रूवल चाहिए कैबिनेट का, मैंने आपको बता ही दिया। 359 में सारे आर्टिकल सस्पेंड हो सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन रिवोक प्रोक्लेमेशन एनी टाइम, लिखा हुआ है ना, या फिर लोकसभा अगर रिजोल्यूशन पास करे इमरजेंसी को रिव्यू करने का बाई सिंपल मेजॉरिटी। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ये हो गया हमारा इमरजेंसी वाला टॉपिक यहाँ पे फिनिश। हमारा अगला टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये न्यूज़ में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कोई पिटीशन को डिसमिस कर दिया था जिसमें कहा गया कि ये 10th शेड्यूल वाला पूरा प्रोविज़न जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज करा था पिटीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस पिटीशन को ही डिसमिस कर दिया। खैर ये तो न्यूज़ थी। अभी देखते हैं ये एंटी डिफेक्शन लॉ एक्चुअली होता क्या है। देखो, ये एंटी डिफेक्शन लॉ देखते ही सबसे पहले आपके माइंड में 52nd अमेंडमेंट एक्ट याद आना चाहिए। ठीक है, आपको ये 10th शेड्यूल याद आना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें इसी में इंक्लूड की गई हैं। 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये 10th शेड्यूल में ऐड किया गया था ये एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, देखो क्या होता है कि कोई भी एमपी या एमएलए है, ठीक है, क्या होगा, अगर वो इलेक्ट होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, टिकट लेके इलेक्ट हो गए आप, ठीक है, और आप वॉलेंटरली अपने पार्टी की मेंबरशिप से गिव अप कर दे रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपको एमपी या एमएलए रहने कोई हक नहीं है। आप जिस पार्टी से इलेक्ट हुए हो उसकी आप मेंबरशिप पे गिव अप कर दे रहे हो इलेक्ट होने के बाद, तो आपको उस पार्टी का ही मेंबर रहने का हक नहीं, आपको पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट जिसके भी आप मेंबर बने हो उसमें बने रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है, अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होता है उसका डिसीजन कौन लेता है फाइनली? जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस है, ठीक है, वो उसका डिसीजन लेगा। ठीक है, लोकसभा में स्पीकर होगा, या फिर अगर राज्यसभा में है तो चेयरमैन होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये स्पीकर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा कि डिसीजन अल्टीमेटली कौन लेता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेता है। ओके, तो क्या ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन उसके जुडिशरी के अंदर आता है, जुडिशल रिव्यू के अंदर आता है? यस, कि हो तो होलन वाले केस में यही बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था स्पीकर का जो डिसीजन होगा एंटी डिफेक्शन लॉ पे वो जुडिशल रिव्यू के अंदर आएगा। ओके, अच्छा, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट केस था 2020 का, केशम मेघचंद्रा सिंह केस। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जितने भी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस आएंगे 10th शेड्यूल के अंदर, उनको स्पीकर को 3 मंथ्स के अंदर जो है फटाफट डिसाइड करना होगा। ठीक है, ओके, ये एक्चुअली स्पीकर के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला कि जब हमारे पास जो केसेस आएंगे उनको हम 3 मंथ्स के अंदर जो है फटाफट उनकी सुनवाई करके और उसको हम मतलब डिसाइड करेंगे। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि जो स्पीकर है ना, उसको कोई टाइम लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई, वो कितना भी टाइम ले सकता है डिसाइड करने के लिए। तो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर हमारे पास कोई पिटीशन आएगा तो हम 3 मंथ्स के अंदर उसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो स्पीकर को क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, डिसीजन फाइनल अथॉरिटी इनके पास है और इनको कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, तो इस वजह से ये वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे पास कोई आएगा फैसला या किसी भी कोर्ट के पास आएगा तो उसको 3 मंथ्स के अंदर डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना आप, इंपॉर्टेंट। बाकी और देखो क्या क्या होता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, क्राइटेरिया क्या क्या है, कैसे डिस्क्वालीफाई किन किन शर्तों पे हो सकते हो आप। पहले तो अगर आप अपनी पार्टी की मेंबरशिप गिव अप कर दो इलेक्ट होने के बाद, तब आप किसी हाउस के मेंबर हो और अपनी पार्टी की मेंबरशिप भी गिव अप कर दे रहे हो, तो आप उस हाउस से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आपकी पार्टी ने आपको कहीं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वोट करने के लिए बोला है तो आप उस पर अगेंस्ट वोट करते हो या उस वोटिंग से एब्सटेन हो जाते हो और आपकी पार्टी आपको माफ़ नहीं करती है 15 दिनों के अंदर, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे हाउस से। अगर आप इंडिपेंडेंट मेंबर हो, ठीक है, इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होकर आए हो और आप जीतने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर हो, ठीक है, अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर हो और आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हो 6 मंथ्स एक्सपायर होने के बाद, यानी आप इलेक्ट हुए उसके बाद 6 महीने बीत गए, 6 महीने के पहले कर लो तो कोई बात नहीं, लेकिन 6 महीने के बाद आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो इलेक्ट होने के और हो आप नॉमिनेटेड, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, अच्छा, इसमें एक्सेप्शन क्या है? देखो, ये 91st अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। ठीक है, 91st अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया था कि अगर कोई टू थर्ड लेजिस्लेटर एक साथ पूरी पार्टी को ही मर्ज कर दे रहा है अनदर पार्टी में, तो फिर वो डिफिकेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये चीज़ है, अगर किसी एक पार्टी के 2/3 लोग ही साफ साफ जाके किसी और पार्टी में मर्ज हो जा रहे हैं तो वो लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, एक और एक्सेप्शन, एक तो ये एक्सेप्शन हो गया कि अगर 2/3 मेंबर्स एक साथ मर्ज हो रहे हैं तो फिर डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, वो लोग लोकसभा का स्पीकर है राज्यसभा का चेयरमैन बनने के बाद अपनी पार्टी से रिजॉइन कर सकते हैं।
या अपनी पार्टी को रीजॉइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके बाद जब ये इस पोस्ट से हटेंगे तो अपनी पार्टी को रीजॉइन भी कर सकते हैं, और जब इस पोस्ट पे जाएंगे तो अपनी पार्टी से रिज़ाइन भी कर सकते हैं। इन लोग को डेफिकेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रलिटी वाली बात हो गई ना। आप लोकसभा के स्पीकर हो और अपनी पार्टी के मेंबर रहोगे। हालांकि लोग जल्दी रिज़ाइन नहीं करते हैं, बट कर देना चाहिए ताकि न्यूट्रलिटी का एक तरह से वो रहे। वो स्कोप छोड़ा गया इसी वजह से, ताकि इन लोग को इसलिए डेफिकेशन की उसके तहत नहीं लाया जाएगा। तो ये था हमारा एंटी डिफेक्शन वाला टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग को बहुत समझने में दिक्कत आती है कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है। हाल ही में कुछ एक्सपर्ट्स ने ये बोला है इंडिया में कि इंडिया में अभी जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है ना, उसकी जगह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर देना चाहिए लोकसभा इलेक्शंस के लिए, स्टेट इलेक्शंस के लिए। तो एक्चुअली ये क्या है एफपीटीपी और क्या है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसको अच्छे से समझ लो ताकि कभी भी क्वेश्चन आए ना यूपीएससी में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो रेदर देन फॉलोइंग दिस न्यूज़ दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस एंड एफपीटीपी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखो, अगर आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझना है ना, तो पहले आपको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अच्छे से पता होना चाहिए कि ये क्या है और उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि हमारे देश में यही फॉलो होता है, ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो पहले इसको समझते हैं ये क्या है। देखो, ये जो एफपीटीपी है ना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, इसको और क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विनर्स टेक्स ऑल, विनर्स टेक्स ऑल सिस्टम, ठीक है। जो जीत गया सब कुछ उसी का है, ओके। दूसरा, इसको एनसीईआरटी मेंशन है टर्म कि इसको प्लूरलिटी सिस्टम ही बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जामिनेशन में आ गया प्लूरलिटी सिस्टम किसको बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को या एफपीटीपी को, तो आपको यही वाला बोलना है, एफपीटीपी को ही, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी मेंशन है ये टर्म, इसलिए आप पता होना चाहिए कि एफपीटीपी को ही प्लूरलिटी सिस्टम बोलते हैं, ओके। और सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम एफपीटीपी को, ठीक है। अब देखो एक्चुअली एफपीटीपी होता क्या है। एफपीटीपी में ये होता है कि जो विनिंग कैंडिडेट है ना, जो इलेक्शन जीत रहा है, यानी कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको ज़रूरत नहीं है, ही और शी नीड्स नॉट, ठीक है, टू सिक्योर मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। समझ लो कितनी अजीब सी बात है कि आपको मेजॉरिटी ऑफ वोट सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको इलेक्शन जीतना है। तो मेजॉरिटी ऑफ वोट से क्या मतलब है, 50% + 1, यानी कि अगर 100% समझ लो वोट्स हैं, उसमें से आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 50% + 1 वोट जीतना है। मेजॉरिटी तभी होगी ना अगर आप 100 में से कम 50% + 1 वोट जो है जीतो, ठीक है। तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, ओके। यहाँ पे आपको अगर 100% में से सपोज़ 20% भी वोट मिल जा रहे हैं ना, तो भी आप जीता हुआ घोषित कर दिए जा रहे हो, समझ रहे हो, आप विनिंग कैंडिडेट कहलाओगे अगर आपको 100 में से 20% वोट ही मिल जा रहे हैं, ठीक है। बाकी मान लो 6 लोग खड़े हैं, बाकियों को 10 मिले, 15 मिला, ठीक है, किसी को 5 मिला, लेकिन आपको 20 मिल गया, तो कंपेरेटिवली आप इनसे ज़्यादा हो, आपको 20% ही वोट मिले हैं 100% में से, ठीक है, मतलब मेजॉरिटी नहीं मिली है, फिर भी आप विनिंग कैंडिडेट कहलाओगे। तो ओवरऑल ये एफपीटीपी है। सपोज 1984 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी थी, राइट। कांग्रेस पार्टी को 415 सीट्स मिली थी, किसमें से, 543 में से, समझ रहे हो, मतलब 80% सीट्स मिली थी कांग्रेस पार्टी को। कितनी मिली थी, 80% ऑफ सीट्स, ओके। अब 80% सीट्स मिली कांग्रेस पार्टी को, जबकि उसको वोट कितने मिले थे, सिर्फ 48% वोट मिले थे। 80% सीट्स पे तो कायदे से होना चाहिए कि आपको लगभग देखा जाए तो हर 5 में से हर 4 वोटर्स ने आपको वोट किया है, तभी आपको 80% सीट्स मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको 48% वोट्स मिले थे, ओके। इसी तरह 2019 में बीजेपी को 303 सीट्स मिली थी 543 में से, जबकि उनको वोट परसेंटेज सिर्फ 38% था, 38% ही वोट्स मिले थे बीजेपी को, ओके। लेकिन सीट्स कितनी मिल गई थी, 303 सीट्स। तो क्या इससे क्या साबित हो रहा है, इन सब चीज़ों से, इससे ये साबित हो रहा है कि जो सीट्स आपको मिल रही हैं, विनिंग पार्टीज़ को जो सीट्स मिल रही हैं हाउस में, वो वोट्स के प्रोपोर्शन में नहीं है, शेयर ऑफ वोट्स के प्रोपोर्शन में नहीं है। यानी कि जो सीट्स मिल रही हैं पार्टीज़ को, वो शेयर ऑफ वोट्स के प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। बस जो भी पार्टी गेट्स मोर सीट्स, ठीक है, पार्टी गेट्स मोर सीट्स दैन वोट्स, ठीक है। जितने आपको वोट्स मिले हैं उस हिसाब से आपको सीट्स ज़्यादा मिल रही हैं, क्योंकि आप में कम वोट से ही आप जीते हुए डिक्लेयर कर दे। देख लो 20% वोट से बताया था ना कि आप जीत गए, तो आपको वोट्स कम मिलने हैं, क्योंकि आप जीत गए इसलिए आपको सीट्स ज़्यादा मिल गई हैं। तो ये चीज़ है, ये एफपीटीपी का सिस्टम है। तो इसमें यही चीज़ है कि जैसे आपको 20% भी वोट मिले हैं तो भी आपको सीट्स हाउस में ज़्यादा मिल जा रही हैं आपकी पार्टी को। तो ये इसका ड्रॉबैक कहा जाता है। कहीं ना कहीं ये जो है सिस्टम सही से मतलब डेमोक्रेसी को दर्शा नहीं रहा है, इसलिए हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे शिफ्ट करना चाहिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि जितने परसेंटेज वोट जिस पार्टी को मिले हैं, ठीक है,
तो 25% वोट किसी पार्टी को मिले तो उसको 25% सीट्स ही मिलेंगे हाउस में। ओके, 25% सीट्स मिलेंगी। किसी को 50% वोट मिले हैं तो उस पार्टी को 50% सीट्स मिलेंगे हाउस में। ठीक है, किसी को 10% वोट्स मिले हैं तो उस पार्टी को 10% सीट्स मिलेंगे हाउस में। जितना परसेंटेज ऑफ वोट जिस पार्टी को मिला है टोटल, उतने परसेंटेज ऑफ सीट्स उस पार्टी को हाउस में मिलेंगे। उस हिसाब से वो लोग मिलकर गवर्नेंस चलाएंगे। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मोटा मोटा मतलब है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक टाइप के नहीं होते हैं, एक्चुअली ये 3 टाइप के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सिस्टम है सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, ठीक है। दूसरा है लिस्ट सिस्टम और तीसरा है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। पहले लिस्ट सिस्टम देख लो क्या होता है। लिस्ट सिस्टम बहुत सिंपल सा है कि इसमें जो वोटर्स है ना, वो किसी एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को वोट नहीं करते हैं, ये पार्टी को वोट करते हैं। और पार्टी को वोट करेंगे, वही मैंने बताया ना, जितने परसेंटेज वोट पार्टी को मिलेंगे उतनी परसेंटेज ऑफ सीट्स पार्टी को, हाउस में उतनी परसेंटेज सीट्स उस पार्टी को मिल जाएंगी। ठीक है, तो वोटर्स vote for party and not individual candidate and then parties get seats in proportion of their vote share। वही जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये लिस्ट सिस्टम मैंने आपको बताया। सबसे टफ चीज़ जो आपको समझ नहीं आती है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। ठीक है, हमारे इंडिया में यही यूज़ होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हों या राज्यसभा के इलेक्शंस हों। ठीक है, तो ये सब यही हमारे यहाँ यूज़ होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम वाला सिस्टम। ठीक है, देखो इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लोग आपको समझाते हैं, इसलिए आपको समझ नहीं आता। देखो इसमें ना बेसिकली पहले हम एक कोटा फिक्स कर देते हैं। सपोज मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ, कोटा का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप देख लेना। एक फार्मूला से एक कोटा सेट किया जाता है। ठीक है, कोटा क्या है? कोटा वो है कि नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ वोट्स चाहिए, ठीक है, टू डिक्लेयर कैंडिडेट एज विनर। ठीक है, टू डिक्लेयर कैंडिडेट एज विनर। ठीक है, ये कोटा होता है। कोटा अगर कोई पूछे क्या होता है, तो नंबर ऑफ वोट रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर कैंडिडेट एज विनर। तो ये कोटा पहले से ही तय रहता है कि सपोज जो हम अपना एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं सिस्टम में, उसके लिए हम लेते हैं कोटा है, समझ लो कोटा है सपोज 4। हमारे लिए कोटा, जो कैंडिडेट 4 जीतेगा, जिसको 4 वोट्स मिलेंगे वो जीत जाएगा। ठीक है, हमारे लिए जो अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे उसके लिए सपोज कोटा है 4। ओके, कि जो कैंडिडेट को 4 मिलेंगे वो जीत जाएगा। अब हमारा इलेक्शन किस बारे में हो रहा है, हमारे पास 4 लोग हैं, राहुल है, रमेश है, ठीक है, सुषमा है, ठीक है, और शिल्पी है। ओके, हमारे पास ये 4 लोग हैं। ठीक है, अब ये 4 लोगों को कुछ खाने का मन है, खाना ऑर्डर करने का मन है। ओके, इन चारों को कुछ खाना ऑर्डर करने का मन है सपोज। अब सपोज राहुल ने बोला कि उसको बर्गर खाना है, ठीक है, और सेकंड नंबर पे दिया उसने कि उसको पिज़्ज़ा खाना है। ठीक है, थर्ड नंबर पे बोला कि उसने पराठा खाना है, और फोर्थ नंबर पे उसने राइस खाना है। ठीक है, 4 3 2 1। ओके, राहुल का ये था। राहुल की फर्स्ट प्रायोरिटी है बर्गर खाना, सेकंड प्रायोरिटी है पिज़्ज़ा खाना, थर्ड प्रायोरिटी है पराठा खाना, और फोर्थ प्रायोरिटी है राइस खाना। वहीं रमेश का क्या है, रमेश का पिज़्ज़ा फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। ठीक है, सुषमा का भी पिज़्ज़ा फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, शिल्पी का भी पिज़्ज़ा फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। ठीक है, और इन तीनों का ही बर्गर लास्ट प्रायोरिटी पे है। इन तीनों का बर्गर खाने का बिल्कुल मन नहीं है, इन्होंने बर्गर को लास्ट प्रायोरिटी पे रख दिया। और बाकी इनका भी यही था, बीच में पराठा, ठीक है, राइस राइस पराठा, ठीक है, पराठा राइस, ऐसे इन लोग का भी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले अब अगर ये सिंगल ट्रांसफरेबल वाले सिस्टम की बात की जाएगी ना, तो सबसे पहले ये बर्गर को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि बर्गर को हम सब मोस्ट लोगों ने क्या किया है, बर्गर को, इसमें यही देखा जाता है कि सबसे कम वोट किसको मिले हैं, तो बर्गर को सबसे कम वोट मिले हैं। बर्गर को लास्ट प्रायोरिटी पे 3 लोगों ने रख दिया है, तो पहले बर्गर को निकाला जाएगा। अब देखा जाएगा बर्गर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसने दी है, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा दुख होगा ना राहुल को, अगर बर्गर नहीं सेलेक्ट होगा तो इसलिए बर्गर का ये एक वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा पिज़्ज़ा को, सेकंड नंबर वाले को। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे, ये देखो सेकंड नंबर पे कौन था, पिज़्ज़ा था, तो बर्गर का एक वोट पिज़्ज़ा को ट्रांसफ़र हो गया, और पिज़्ज़ा को ऑलरेडी इधर फर्स्ट प्रायोरिटी पे 3 लोगों ने रखा है। ठीक है, तो जैसे ही पिज़्ज़ा को इसका वोट ट्रांसफ़र हुआ, पिज़्ज़ा को 3 वोट ऑलरेडी थे, पिज़्ज़ा का क्या हो जाएगा, कोटा 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पिज़्ज़ा विनिंग डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसने कोटा अचीव कर लिया। ठीक है, 4 वोट्स का। बर्गर का वोट क्या हो जाएगा, पिज़्ज़ा को ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि बर्गर को सबसे कम वोट मिले हैं। यही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। आई होप आपको समझ आ गया हो, उस एग्जाम्पल को फिर से देख लेना, नहीं समझ आया हो, वैसे आई एम श्योर दैट आपको समझ आ गया होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में यही है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसके सबसे लीस्ट मिले हैं उसका वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा सेकंड प्रेफरेबल कैंडिडेट को। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाता है। देखो इसमें यही होता है, वोटर रैंक्स कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। जैसे वोटर्स हैं, ये वोटर्स हैं, ठीक है, और ये वोट्स हैं, तो इसमें ऐसा नहीं कि ए वोटर एक कैंडिडेट को वोट कर रहा है, वोटर चारों कैंडिडेट को प्रीफरेंस देगा कि ये मेरा फर्स्ट चॉइस है, ये मेरी सेकंड चॉइस है, ये मेरी थर्ड चॉइस है, ये मेरी फोर्थ चॉइस है। सभी कैंडिडेट्स को वोटर क्या देगा, प्रीफरेंस देगा। इस तरह से होता है।
तो ये कहाँ कहाँ होता है हमारे यहाँ, राज्यसभा में इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में होते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में यही सिस्टम यूज़ होता है। तो आई होप आपको ये लिस्ट सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम ये दोनों समझ आ गया होगा। अच्छा, मिक्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लो। एक्चुअली ये जर्मनी और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ में यूज़ होता है। इसमें ये होता है कि इसमें एक कैंडिडेट तो एफपीटीपी से चुन लिया जाएगा हर कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है। एक कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, एफपीटीपी से चुन लिया जाएगा हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कैंडिडेट को, ठीक है। लेकिन एडिशनल सीट्स भी होती हैं जिसमें इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले का। मतलब इसमें दोनों तरीके से यूज़ होते हैं। कुछ कंट्रीज़ में होता है यहाँ एफपीटीपी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दोनों यूज़ हो रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं इस टॉपिक के बारे में। बाकी और कुछ डिफरेंसेस देख लीजिए एफपीटीपी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। जैसे कि कंट्री, इस एफपीटीपी में कंट्री को स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट में बांट दिया जाता है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऑफ एंड लार्ज जोग्राफिकल एरिया या फिर कभी कभी पूरी कंट्री को ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी मान के वोटिंग होती है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हर कॉन्स्टिट्यूंसी से मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं। एफपीटीपी में जो वोटिंग प्रोसेस होता है उसमें वोटर्स कैंडिडेट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया ना कि वोटर्स पार्टी के लिए वोट करते हैं। इस तरह से और देख लो, सीट डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टी में गेट मोर सीट्स दैन वोट, बताया था ना मैंने, लेकिन इसमें क्या होगा, पार्टी उतनी ही सीट मिलेगी जितना उसको वोट मिले हैं, ठीक है। देखो, विनिंग कैंडिडेट मे नॉट सिक्योर मेजॉरिटी वोट्स 50% प्लस वन, लेकिन इसमें जो है जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको 50% प्लस वन वोट्स मिलेंगे। देखो ऐसी चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो यूएस, यूके, कनाडा, इन सब जगह ये एफपीटीपी होता है। इसराइल, नेदरलैंड्स में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। बाकी इसके बेनिफिट्स और कंसर्न्स वगैरह आप देख लेना, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको उतनी चीज़ें बता दी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ओके। देखो, मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि स्टैंडिंग कमिटीज़ और एड हॉक कमिटीज़ दो तरह की कमिटीज़ होती हैं, ठीक है। स्टैंडिंग कमिटीज़ मतलब परमानेंट कमिटीज़ होती हैं पार्लियामेंट की, और एड हॉक कमिटीज़ क्या होती हैं, टेम्परेरी कमिटीज़ होती हैं, ओके। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दो तरह की होती हैं। एड हॉक कमिटीज़ को स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। स्टैंडिंग कमिटीज़ परमानेंट होती हैं और लगभग रेगुलर कमिटीज़ होती हैं, हर साल फॉर्म में होती हैं, टाइम टू टाइम जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है। जैसे फाइनेंशियल कमेटी, डीआरएससी हो गई, ठीक है, कमेटी ऑफ सबऑर्डिनेट रिलेशन, जितनी भी कमिटीज़ हैं जिनका आपने पढ़ा है फेमस होती हैं, वो परमानेंट कमिटीज़ ही होती हैं। एड हॉक कमिटीज़ सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल रेलवे कन्वेंशन कमेटी, ठीक है, जॉइंट कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट, ये सब आपकी एड हॉक कमिटीज़ रही हैं जो कि टाइम टू टाइम किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पे बनाई जाती हैं। अच्छा, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़ते वक्त आपको दो आर्टिकल्स पता होने चाहिए, आर्टिकल 105, ठीक है, और आर्टिकल 118, ठीक है। जिसमें आर्टिकल 118 बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है टू मेक रूल्स टू रेगुलेट हिज प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस। और इन कमिटीज़ का काम भी यही होता है कि ये जो फॉर्म होती है ना, कभी किसी रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए, पार्लियामेंट की बेटर फंक्शनिंग के लिए, इसलिए ये कमिटीज़ अपॉइंट की जाती हैं। अच्छा देखो, कमिटी जो है एक ऐसी कमेटी होती है पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि इलेक्ट हाउस के द्वारा की जाती है या फिर स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट की जाती है, ठीक है। इन कमिटीज़ को या तो हाउस इलेक्ट करेगा या तो स्पीकर ही नॉमिनेट करके बना देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, और ये कमिटीज़ डायरेक्शन ऑफ स्पीकर के अंदर ही काम करती हैं, राइट। अच्छा, ये कमिटीज़ अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती हैं, रिपोर्ट ये अपनी या तो पार्लियामेंट हाउस पार्लियामेंट को देंगी या फिर ये स्पीकर और सेक्रेटरीट को देंगे अपनी रिपोर्ट, ओके। तो ये सब चीज़ें याद रखना। बाकी अब कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ जो न्यूज़ में हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये पब्लिक अकाउंट कमेटी। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं जो आप लक्ष्मीकांत ने पढ़ना, यहाँ पे जितनी इस मैगजीन में दी है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखो, पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम बेसिक है सीएजी की रिपोर्ट्स को क्या करना, इसके एनालाइज करना, सीएजी की रिपोर्ट्स को एनालाइज करना, ओके। जो सीएजी रिपोर्ट सौंपता है ना प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में देता है, पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी को सौंपता है कि इसको एनालाइज करिए जो सीएजी की रिपोर्ट है। अच्छा, सीएजी अगर कोई आपसे पूछे कि 3 रिपोर्ट्स, कितनी रिपोर्ट देता है सीएजी, 3 रिपोर्ट सौंपता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब उन 3 रिपोर्ट्स के नाम क्या क्या हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले जो सीएजी 3 रिपोर्ट सौंपता है प्रेसिडेंट को, उन 3 रिपोर्ट्स के नाम क्या क्या हैं, तो आप बोलना कि पहली रिपोर्ट जो होती है उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ओके। सेकेंड रिपोर्ट होती है रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल अकाउंट्स, ओके। सेकेंड रिपोर्ट होती है रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल अकाउंट्स। और जो थर्ड रिपोर्ट होती है वो होती है रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ओके, पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये तीनों रिपोर्ट के नाम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ऐसे, तो सीएजी के 3 रिपोर्ट्स के नाम पता होने चाहिए। सीएजी अपनी रिपोर्ट जब पार्लियामेंट को सबमिट करता है तो फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही उस रिपोर्ट्स को एनालाइज करती है, स्क्रूटनाइज करती है, ओके। अच्छा, सबसे पहली बार 1921 में ये रिपोर्ट
ये कमेटी सेटअप की गई थी मॉन्टेगू कन्फर्म रिफॉर्म्स के द्वारा, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर्स राज्यसभा से होते हैं। ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, कोई इसका इलाज नहीं है, ठीक है। 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। अच्छा, इस कमेटी का खास बात यह है कि इसमें कोई मिनिस्टर का भी मेंबर नहीं हो सकता पब्लिक अकाउंट कमेटी का, क्योंकि देखो मिनिस्टर्स ने ही खर्चे किए हैं, अब उन्हीं को स्क्रूटनाइज करना है, तो मिनिस्टर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ दिस कमेटी ना। तो ये चीज़ें याद रखना। बाकी इसका फंक्शन वही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर को ऑडिट करना, जो इतना रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर किया है उसको ऑडिट करना, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट भी तो वही कर रही है, उसी को वो स्क्रूटनाइज कर रहा है, ठीक है। तो पीएसी का फंक्शन पता चल गया आपको। एस्टीमेट्स कमेटी, देखो ये लार्जेस्ट कमेटी है, ठीक है, ये लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है। ये सबसे पहली बार 1950 में बनाई गई थी, और इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, सारे लोकसभा से होते हैं, मतलब राज्यसभा का कोई मेंबर इस कमेटी में नहीं होता है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। और ये लार्जेस्ट कमेटी है पार्लियामेंट की, ओके, एस्टीमेट्स कमेटी। दूसरी चीज़ देखो, इसका काम क्या है, एक्चुअली ये जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं ना, और जितने भी गवर्नमेंट ने फंड्स यूज़ किए हैं उनको स्क्रूटनाइज करती है, और रास्ते बताती है कैसे गवर्नमेंट और आप मनी अपनी सेव कर सकते हो। मेनली मेन पर्पज़ यही होता है इस कमेटी का, कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को स्क्रूटनाइज करना और वे फॉरवर्ड बताना कैसे आप सेविंग्स कर सकते हो, ठीक है, ये गवर्नमेंट को बताती है। तो देखो इसमें जो है ये भी होता है कि बताती है कि जो भी मनी आपने बजट में ली थी उसके बियॉन्ड तो आपने खर्चा नहीं कर दिया, पॉलिसीज़ के लिमिट्स के अंदर ही खर्चा किया कि नहीं, ये सब काम एस्टीमेट कमेटी का होता है। नेक्स्ट इज़ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो ये 1976 में जब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था ना, तब बनाई गई थी ये कमेटी, ठीक है। तो हमारे जैसे एक्ट में इन्वाइज किया गया था कि जो हिंदी है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हमें प्रमोट करना है, ठीक है। तो हर 10 साल में उसका रिव्यू किया जाएगा कि ये मतलब हिंदी का ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ सही से हो रहा है कि नहीं। तो उसी के तहत देखो ये कमेटी बनाई गई, ठीक है। इसके मेंबर होते हैं 30, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, ओके। और चुने जाते हैं, याद रखना, इसके मेंबर्स चुने जाते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो मैंने पहले बताया ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किस कमेटी के मेंबर चुने जाते हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज वाली कमेटी के मेंबर, ये चीज़ याद रखना, ओके। 30 मेंबर्स होते हैं, 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा, और इसका चेयरमैन कौन होता है, यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है, यानी कि अभी यूनियन होम मिनिस्टर हैं जो, वो इसके चेयरमैन है, ओके। अभी इनको फिर से चुन लिया गया, इसीलिए न्यूज़ में थी। इसका फंक्शन वही होता है कि देखना कि हिंदी जो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं ये लोग कि नहीं, और अपनी रिकमेंडेशन ही किसको सौंपती है, प्रेसिडेंट को सौंपती है। सारी कमेटीज अपनी रिकमेंडेशन मोस्टली प्रेसिडेंट्स को ही सौंपती हैं, ओके। कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस ऑन राज्यसभा, प्रिविलेज कमेटी ऑफ राज्यसभा क्या है, इसने एक्चुअली न्यूज़ में थी कि 12 जो अपोजिशन के एमपी हैं उनको गिल्टी कर दिया था कि ये हाउस में प्रोसीडिंग्स में डिसरप्शन बहुत कर रहे थे, गिल्टी करार दे दिया था प्रिविलेज कमेटी ने। अब देखो एक्चुअली प्रिविलेज कमेटी होती क्या है, प्रिविलेज कमेटी ये होती है कि ये ना इन्वेस्टिगेट करती है कि कहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ब्रीच हुआ है। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, ये कुछ स्पेशल राइट्स हैं और कुछ इम्यूनिटीज़ हैं जो पार्लियामेंट के हाउस को और उसके मेंबर्स को दी गई हैं ताकि वो एफिशिएंटली और इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पाएँ। लेकिन कई बार इस प्रिविलेजेस का अगर ब्रीच होता है या तो पार्लियामेंट का या उसके मेंबर्स का, तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है, और बताती है कहाँ कहाँ ब्रीच हुआ। उसी के तहत जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स का ब्रीच हुआ तो इसकी रिपोर्ट आ गई कि 12 एमपी गिल्टी पाए, ऐसे हुआ, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाई राज्यसभा मेंबर, क्योंकि ये राज्यसभा की थी कमेटी ऑफ प्रिविलेज, तो इसमें 10 मेंबर्स थे। अगर लोकसभा की हो तो कितने मेंबर होंगे, अगर यही कमेटी लोकसभा की हो प्रिविलेज वाली तो इसमें 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा वाली में 10 और लोकसभा वाली में 15, यहाँ लिखा है ना 15 मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड बाई स्पीकर, और राज्यसभा वाली को नॉमिनेटेड बाई चेयरमैन, ओके। अच्छा, चेयरमैन ऑफ कमेटी कौन होगा, जो भी राज्यसभा का चेयरमैन अपॉइंट करेगा जिससे भी, वो चेयरमैन होगा, और लोकसभा में जिसको लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट करेगा वो चेयरमैन होगा, ठीक है। और ये तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हो गई। तो कैबिनेट कमेटीज़ भी होती हैं। देखो कैबिनेट कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की तरह कैबिनेट कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये बिजनेस रूल्स 1961 में मेंशन है, ओके। ये डिफरेंट जैसे कोई डिसीजन मेकिंग हुई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कैबिनेट में, उनके लिए बनाई जाती है। जैसे कुछ के चेयरमैन ज़्यादातर के प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, जैसे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी हो गई, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी हो गई, अपॉइंटमेंट्स कमेटी हो गई, इन सब के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन होम मिनिस्टर होंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और यूजुअली याद रखना कि इसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं कैबिनेट कमेटीज़ में, क्योंकि कैबिनेट कमेटी है तो यूजुअली इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं। हालांकि नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स पे ऐसे कोई रोक नहीं है, अगर लगे कि किसी की ज़रूरत है जो अच्छी सलाह दे सकता है तो उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, नॉन कैबिनेट मिनिस्टर ही क्यों ना हो। तो ये कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में पढ़ लेना, इसमें भी लक्ष्मीकांत ने अच्छे से दिया हुआ है, उसको आप डिटेल में एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट के बारे में।
देखो सबसे पहले तो आर्टिकल 98 इंपॉर्टेंट है। 98 में कहा गया है कि हर पार्लियामेंट के बाद अपना सेपरेट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, यानी कि सेपरेट स्टाफ होना चाहिए उस सेक्रेटेरिएट में, ठीक है। आर्टिकल 98 में बोला गया ये चीज़। पार्लियामेंट चाहे तो कोई लॉ बना सकती है कैसे इस सेक्रेटेरिएट में रिक्रूटमेंट होगा, इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी इस स्टाफ की, वो सब चीज़ें, लेकिन अभी तक ऐसा कोई लॉ बनाया नहीं गया है, ठीक है। और ऐसी भी पोस्ट आप बना सकते हो जो दोनों हाउसेस के लिए कॉमन हो, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी तक अल्लाह की ऐसा कोई लॉ पास नहीं किया कि शायद इनके सर्विस कंडीशंस या रिक्रूटमेंट की कंडीशन तय की जा सके। आर्टिकल 187 क्या कहता है कि सेम चीज़ें स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, आप भी अपना सेक्रेटरीट के लिए आपके जो प्रोविजंस हैं उनको आप बना सकते हो, ठीक है। अच्छा देखिए, काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट एंड पार्लियामेंट सेक्रेटरीट, पहले ये दो नाम थे 1952 के पहले, लेकिन 1954 में इनके नाम चेंज किए गए। इसको बोला गया राज्यसभा सेक्रेटरीट और इसको बोला गया लोकसभा सेक्रेटरीट। अभी दो सेक्रेटरीट है हमारे पास, ठीक है, राज्यसभा के अलग और लोकसभा के अलग, ठीक है। और इनके पास टोटल 10 सर्विसेज हैं फंक्शनल बेसिस पे, इनके 10 सर्विसेज इनको दी गई हैं डिफरेंट तरीके से, ठीक है। बाकी स्पीकर और चेयरमैन चाहे तो नई पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं दोनों अपने अपने सेक्रेटरीट में, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्लास 1 या क्लास 2 के लिए नई पोस्ट क्रिएट करनी है तो आपको पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री से एडवाइस लेनी पड़ेगी, कंसल्टेशन करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है। यानी कि स्पीकर और चेयरमैन चाहे तो नई पोस्ट बना सकते हैं अपने अपने सेक्रेटरीट में, लेकिन अगर आपको क्लास 1 और क्लास 2 लेवल की नई पोस्ट बनानी है तो फिर आपको प्रायर कंसल्टेशन किससे करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ओके। आजकल यूपीएससी इससे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है सेक्रेटरीट वगैरह से। अच्छा, सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ बोथ हाउसेज होल्ड रैंक इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। याद रखना कि ये जो सेक्रेटरी जनरल्स होते हैं ना दोनों हाउसेस के, इसकी जो रैंक है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होती है, ठीक है। मतलब सैलरी वगैरह इसको कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर मिलती है। हालांकि अगर आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स की बात करोगे तो 11th पोजीशन है कैबिनेट सेक्रेटरी की, लेकिन सेक्रेटरी जनरल ऑफ इसकी बोथ हाउसेस की इनकी 23rd है, ठीक है। अभी आगे कैबिनेट सेक्रेटरी बताऊंगा आपको क्या होता है, पहले आप इनको जान लो कि जो इनकी रैंक है हाउसेस के सेक्रेटरीट की रैंक है वो 23rd होती है। ये भले ही रैंक में इक्विवेलेंट हो, लेकिन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में इनकी रैंक 23rd आ जाती है, ओके। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये दिए हुए हैं इनके फंक्शंस। फंक्शंस आपको पता है भाई, लोकसभा राज्यसभा के सेक्रेटरीट उनका फंक्शन क्या होगा, सैलरी पे करना, एडवाइस करना प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये लोग, ठीक है। सेक्रेटरियल असिस्टेंस देना, रिसर्च और रेफरेंस देना, सब चीज़ें, ये सब चीज़ें इनके डे टू डे प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस को हैंडल करना, ये इनका फंक्शंस होता है। इसके जो हेड होते हैं उनको सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। राज्यसभा में ये बनती है 1957 वाले रूल्स के अकॉर्डिंग, लोकसभा बनती है 1955 वाले रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंसल्टेशन भी स्पीकर, कंसल्टेशन भी राज्यसभा मेंबर। तो ये हो गया आपका सेक्रेटरीट के बारे में। अब देखते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में। रिसेंटली कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं 2 ईयर्स का टेन्योर के लिए, तो इनका टेन्योर भी फिक्स होता है 2 ईयर्स का कैबिनेट सेक्रेटरी का। कैबिनेट सेक्रेटरी होते क्या हैं, ये सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और अंडर डायरेक्ट चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट अंडर आते हैं ये, सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। और इनको चुना कैसे जाता है, सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस पे, जिसकी मेरिट अच्छी होगी और सीनियर मोस्ट होगा उसको चुन लिया जाएगा अंडर ये 61 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिजनेस रूल्स, 1961 वाले रूल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये क्या क्या काम होता है, वही इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी है ना, तो कैबिनेट में जो भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, उनके अंदर के डिफरेंसेस को दूर करना सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के अंडर में, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कैबिनेट सेक्रेटरी का रोल होता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैबिनेट सेक्रेटरी इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। ये कैबिनेट सेक्रेटरी सिविल सर्विसेज बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। सिविल सर्विसेज बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो मतलब वर्किंग डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो है अपना वो कर सके, धाक जमा सके, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ इनको डिफरेंट वर्किंग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन के रखा गया है, इनके ऊपर इनकी कोई अथॉरिटी नहीं है उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, आपको कोई पूछे कि सेंट्रल सेक्रेटरीट जो है और कैबिनेट सेक्रेटरीट इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सेंट्रल सेक्रेटरीट आपको पता है दिल्ली में है ना, सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन। तो सेंट्रल सेक्रेटरीट सिर्फ मेट्रो स्टेशन, ऐसी कोई एक बिल्डिंग नहीं होती है कि सेंट्रल सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है। सेंट्रल सेक्रेटरीट बेसिकली एक टर्म है जो यूज़ किया जाता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स के लिए, इक्वली बोला जाता है ये सब सेंट्रल सेक्रेटरीट है, ठीक है। वहीं कैबिनेट सेक्रेटरीट किसी एक कैबिनेट सेक्रेटरी का जो सेक्रेटरीट है उसको बोला जाता है, ठीक है, कि वो जो है वहाँ से सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट प्रेसिडेंट का एड्रेस पार्लियामेंट को, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल से याद रखना, आर्टिकल 87 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे 2 मौके होते हैं जब प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को एड्रेस करता है एक साथ बिठा के, ठीक है, असेंबल्ड टुगेदर, आर्टिकल 87 में, ठीक है। पहला तो होता है ऐसा फर्स्ट सेशन
फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन और दूसरा होता है फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, ठीक है, हर साल के पहले सेशन में और हर सेशन की बिगनिंग में, ठीक है। जनरल इलेक्शन का जब इलेक्शंस हो जाते हैं ना लोकसभा वाले, उसके बाद जो पहला सेशन होता है फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन उसमें, और दूसरा हर साल जो सेशन होता है उसमें पहले सेशन में, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, ठीक है। दो ऐसे मौके आएंगे जब लोकसभा राज्यसभा साथ में बैठेंगे और प्रेसिडेंट उसको एड्रेस करेंगे। ये चीज़ कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 87 में मेंशन है। एक आर्टिकल 86 भी है जब कहा जाता है प्रेसिडेंट दोनों हाउसेज ऑफ या किसी भी हाउसेज को एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आर्टिकल 6 के अंदर प्रेसिडेंट का कोई ऐसा एड्रेस हुआ नहीं है आज तक, ठीक है। आर्टिकल 87 के तहत ही होते हैं, साल ये 2 बार होते हैं, एक तो हर साल होता है और एक होता है इलेक्शंस के जस्ट बाद, ठीक है। अच्छा, ज्वाइंट सिटिंग और कब कब होती है? आर्टिकल 108 पता होगा आपको, ठीक है। चेयर कौन होता है जब दोनों हाउसेज साथ बैठते हैं ना, और इसका चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन होता है स्पीकर। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे है, अगर स्पीकर इसका चेयरमैन नहीं बन पा रहा है तो क्या कौन बनेगा? राज्यसभा का चेयरमैन? नहीं, तो फिर डिप्टी स्पीकर बनेगा। ये ट्विस्ट है, ठीक है। ये ट्विस्ट हमेशा याद रखा करो, ट्विस्ट पे ही यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, तो जॉइंट सिटिंग वाला सीन याद रखना आप, ठीक है। हालांकि ये जो जॉइंट सिटिंग थी आर्टिकल 87 वाली थी, जो हर इलेक्शन के बाद होती है और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर होती है, ठीक है। तो ये आपको प्रेसिडेंट के एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए। हमारी लास्ट न्यूज़ है ओथ्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। बस वही आर्टिकल 99 में एमपीज़ को ओथ देने का प्रोविज़न है, ठीक है। प्रेसिडेंट के सामने ये लोग ओथ लेते हैं। और फॉर्म्स ऑफ ओथ आपको बताना चाहिए, 3rd शेड्यूल में है, ठीक है। 3rd शेड्यूल आपने पढ़ा होगा। बाकी आर्टिकल 104 में ये कहा गया है कि अगर कोई मेंबर बिना ओथ लिए ही हाउस में बैठ जा रहा है उससे पेनल्टी लगेगी, ठीक है। ओथ लेके ही हाउस में आपको आना है। लेकिन एक रूल भी है, एक्सेप्शन है इस रूल में, कि अगर कोई मिनिस्टर है, ठीक है, उसको मिनिस्टर बना दिया गया लेकिन वो पार्लियामेंट में इलेक्ट नहीं हुआ एज ए मेंबर, तो फिर वो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकता है बिना ओथ लिए, ठीक है। लेकिन उसको वोट देने की पावर नहीं रहेगी। अच्छा, ऐसा मिनिस्टर जो पार्लियामेंट में आ जा रहा है लेकिन उसका मेंबर नहीं है, तो उसको हमेशा याद रखना कि 6 मंथ्स के अंदर मेंबर बनना पड़ेगा पार्लियामेंट का, ठीक है। इलेक्शन बाई इलेक्शंस के थ्रू या कैसे भी उसको मेंबर बनना ही पड़ेगा हाउस का 6 मंथ के अंदर। लेकिन उन लोग के लिए जब तक वो नहीं बनते हैं मेंबर तब तक अलाउड है उनको पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेना, क्योंकि भाई मिनिस्टर है ना वो, बस उनको वोट देने की पावर नहीं रहेगी जब तक वो मेंबर नहीं बन जाते। अच्छा, ओथ्स कौन सी लैंग्वेज में ले सकते हैं? इंग्लिश में ले सकते हैं या फिर जितनी भी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उन सब में ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आगे के लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर पाएँ। फिलहाल आप इनको रिवाइज़ करना और जो पीछे के 2 लेक्चर्स हुए हैं उनको भी देखना, अगर आपने नहीं देखा है तो। हमने सभी टॉपिक्स को ऐसे कवर करवा रहे हैं कि आपके माइंड में वो अच्छे से इम्प्रिंट हो जाए, ठीक है। ताकि जब हम अपना लास्ट में एक रिवीजन लेक्चर लाएंगे ना, जो एक मैराथन लेक्चर होगा, रिवीजन लेक्चर, उसमें आपको ये सारी चीज़ें फिर से रिवाइज़ करवाएंगे। और वो लेक्चर तभी यूज़फुल होगा जब आप ये वाले लेक्चर साथ में देखते जा रहे हो। साथ के साथ एक तो अच्छे से देखते रहो, जस्ट वॉच देम केयरफुली, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो और ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं सर, ठीक है। तब लास्ट में जो लेक्चर आएगा ना, रिवीजन लेक्चर आएगा एक इस पूरी का, वो बहुत शॉर्ट सा होगा और सब कुछ फटाफट रिवाइज भी करवाऊंगा। पहले ये सीरीज एक बार एक्सप्लेनेशन वाली खत्म हो जाए, उसके बाद लास्ट में हम रिवाइज करेंगे और इस तरह से आपकी पॉलिटी की पिटी 65 फटाफट खत्म हो जाएगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड start preparing for your prelims, okay. The time is very less, so just give your best, अभी से शुरू कर दो तो फिर अच्छा होगा, ठीक है। So that's all from my side. Thank you so much and all the best.